केमिस्ट्री केमिस्ट्री केमिस्ट्री, 10th की हो या 12th की, हार्ड तो लगती ही है। तो आइए 10th वाले बच्चों के लिए कुछ सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या होता है? व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। मतलब कि एक या एक से ज्यादा पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, जिसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। आइए देखते हैं व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। इट इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म न्यू सब्सटेंस। मतलब एक या एक से ज्यादा पदार्थ आपस में मिक्स होते हैं और उससे एक नया पदार्थ बनता है। ओके, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स, अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो क्या क्या चीज चेंज होती है, क्या क्या चीज बदलती है? तो देखो, इट कैन चेंज इन स्टेट। अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसका स्टेट बदल जाता है। ठीक है, जैसे अगर वो ठोस है तो द्रव बन जाती है, सॉलिड है तो लिक्विड, लिक्विड है तो गैस, गैस है तो सॉलिड, ये चेंज होता है। और दूसरा क्या होता है, देखो, चेंज इन कलर, यानी कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और थर्ड वन, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, उसके तापमान में भी चेंजेस दिखाई देते हैं। एंड द लास्ट वन इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। द लास्ट वन इज इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि गैस निकलती है, गैस बनती है। ये सारे चेंजेस हमको दिखाई देते हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक पे। डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शन कहाँ कहाँ पे देखते हैं? तो बोर्ड पर देखो, फर्स्ट नंबर इज डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि जो हमारे भोजन का पाचन होता है वो भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन ही होता है। सेकेंड वन इज रेस्पिरेशन, जो हम लोग ये सांस को अंदर बाहर लेते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, CO2 एक्सहेल करते हैं, ये भी एक केमिकल रिएक्शन का ही प्रोसेस है। थर्ड वन इज रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे में जंग लगना, ये भी एक प्रकार का स्लो केमिकल रिएक्शन है, ये एक प्रकार का स्लो केमिकल रिएक्शन है। द लास्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जो दूध से दही बनता है, ये भी एक केमिकल प्रोसेस है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। रासायनिक अभिक्रिया तो सीख ली, लेकिन उसको दर्शाने के लिए रासायनिक समीकरण भी तो सीखना पड़ेगा। सो हियर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए जिसका यूज करते हैं उसको हम लोग रासायनिक समीकरण बोलते हैं। केमिकल इक्वेशन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन। हियर इट कंटेन्स सिंबल एंड इट्स फिजिकल स्टेट। रासायनिक समीकरण में उसका सिंबल और उसके फिजिकल स्टेट को कंटेन्स किया जाता है। एंड केमिकल इक्वेशन हैज टू पार्ट, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट मींस जिसके द्वारा प्रक्रिया हो रही है, यानी कि विच is used for reaction, जिसके लिए हमने क्या किया है, यूज किया है। और प्रोडक्ट मीन्स which is formed in reaction, यानी कि रिएक्शन में जो बन रहा है वो क्या है, तुम्हारा प्रोडक्ट, और जिसके द्वारा बन रहा है वो क्या है, तुम्हारा रिएक्टेंट। अब इसको अगर हम लोग फिजिकल स्टेट की बात करें तो इसको हम लोग चार तरीके से इसके फिजिकल स्टेट बता सकते हैं। पहला तो है हमारा सॉलिड, जिसके लिए हम लोग डिनोट करेंगे S से। दूसरा है हमारा लिक्विड, उसको डिनोट करेंगे L से। तीसरा है हमारा गैस, उसको डिनोट करेंगे G से। और चौथा है हमारा एक्वायस सॉल्यूशन, उसको डिनोट करते हैं AQ से। बराबर। अब देखो ये एक्वायस सॉल्यूशन क्या होता है, तो ये वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वायस सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अगर एक केमिकल इक्वेशन की, एक केमिकल इक्वेशन को अगर बनाना हो तो हम लोग क्या करेंगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि हमने ले लिया है Mg प्लस O2 या फिर O gives MgO, या फिर Mg प्लस O2 gives 2MgO। यहाँ पर जो हमारे पास Mg और O2 है ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट है। क्या है, रिएक्टेंट। और ये जो MgO है ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। क्या है, प्रोडक्ट। अगर हम लोग इसके फिजिकल स्टेट को बताना चाहे तो हम लोग बता सकते हैं कि मैग्नीशियम है सॉलिड स्टेट में, ऑक्सीजन है गैसेस स्टेट में, और इनसे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी है हमारा सॉलिड स्टेट में। तो इस तरह से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंबल्स के थ्रू और उसकी फिजिकल स्टेट के थ्रू। ओके, केमिकल इक्वेशन तो पता चल गई, लेकिन अब उसको बैलेंस करना बाकी है। तो आइए सीखते हैं दो मेथड जिससे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट मेथड है सिंपल मेथड, जिसमें एलिमेंट को देख के उनके नंबर को एडजस्ट करके हम लोग उसको बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो H2 प्लस O2 gives H2। यहाँ पे जितने एलिमेंट लेफ्ट साइड में होने चाहिए उतने ही एलिमेंट राइट साइड में होने चाहिए। तो देखो यहाँ पर H2 के 2 आइटम्स है, यहाँ पे O2 का 2 आइटम्स है, और यहाँ पे खाली सिंगल है। तो इसको 2 करने के लिए हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से।
सेम जैसे ही यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया 4, तो इसको भी 4 बनाने के लिए यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। अब ये प्रोसेस हो गई है बैलेंस, इक्वेशन कैसा हो गया बैलेंस। बैलेंस करने के बाद एक चीज का ध्यान रखना है कि हमको इसकी फिजिकल स्टेट लिखना जरूरी है। तो यहाँ पे हमने लिखा H2 गैसियस स्टेट में, O2 भी गैसियस स्टेट में, और जो H2 है उसका स्टेट क्या होता है लिक्विड। ये वाला आप खुद से करो और कमेंट में इसका आंसर बताओ। सेकेंड मेथड है हमारी टेबल मेथड। टेबल मेथड में क्या होता है, कोई भी इक्वेशन जो भी अनबैलेंस है उसको बैलेंस करने के लिए पहले हमको टेबल बनाना पड़ता है, जिसमें एक साइड में रिएक्टेंट कौन कौन से एलिमेंट रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, उसके बाद LHS लिखना पड़ता है और RHS लिखना पड़ता है, बराबर। तो देखो रिएक्टेंट कौन कौन से हमारे पास आयरन है, Fe है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, बराबर। अब हमको देखने का लेफ्ट साइड में कितने हैं और राइट साइड में कितने हैं। तो लेफ्ट साइड में Fe है खाली सिंगल और राइट साइड में Fe है 3। लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं 2 और राइट साइड में हाइड्रोजन की वैल्यू थोड़ी ज्यादा है, कितने हैं यहाँ पर भी 2। यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में कितने ऑक्सीजन है 1 ऑक्सीजन है और यहाँ पे राइट साइड में कितने ऑक्सीजन है 4 ऑक्सीजन। अब हमको इनको इक्वल बनाना पड़ेगा, अगर ये इक्वल हो जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। देखो जैसे इसको अगर हमको 3 बनाना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई किया 3 से, ठीक है। अब बारी आती है हाइड्रोजन की, उसके पहले हम लोग इसको कर देते हैं क्योंकि ये कम नंबर है ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन को क्या बनाना है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, तो हमने सिंपली इसको किससे मल्टीप्लाई किया 4 से, तो यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा 4 से। अब देखो क्या होता है, जैसे ही हमने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो हमारे पास हाइड्रोजन था वो भी किससे मल्टीप्लाई हुआ है 4 से, इसलिए हमको हाइड्रोजन के नंबर में भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। और सेम लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, तो यहाँ पे भी हमको क्या लिखना पड़ेगा 4। तो इस तरह से हम इक्वेशन को क्या कर सकते हैं बैलेंस कर सकते हैं। ये टेबल मेथड है, आप अगर चाहो तो सिंपल मेथड से भी कर सकते हो अगर आपको डायरेक्ट आता है, पर अगर आप टेबल मेथड से जाना चाहेंगे तो टेबल मेथड से भी कर सकते हो। इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है, तो हमने पिछली क्लासों में भी पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो क्या बोलता है कि किसी भी एलिमेंट का, किसी भी चीज का विनाश और सर्जन संभव नहीं है। किसी का भी द्रव्यमान उसका ना ही विनाश किया जा सकता है ना ही उसका सर्जन किया जा सकता है। कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि रिएक्शन से पहले या फिर रिएक्शन के बाद में जो मास है वो हमेशा सेम होना चाहिए, उसकी क्वांटिटी में कुछ भी फर्क होना चाहिए नहीं। इसलिए हमको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, 2 या उससे ज्यादा रिएक्टेंट आपस में क्या होते हैं मिक्स हो जाते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट क्या होने चाहिए आपस में मिक्स होने, जैसे एक ए का और एक बी का एलिमेंट आपस में मिक्स हो गया और उसने एक सिंगल प्रोडक्ट दिया जिसका नाम क्या है सी, मालूम पड़ा। उसके बाद देखो इसके एग्जाम्पल क्या है, बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल देखो कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों साथ में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं CO2 बनाते हैं। क्या बनाते हैं CO2। वैसे ही फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है। जैसे कि H2 प्लस O2 गिव्स H2O। इस इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी है, तो यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। रिएक्शन विघटन प्रक्रिया क्या होती है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले विघटन प्रक्रिया मतलब कि एक जो रिएक्टेंट है, एक जो अभिकारक है, वो टूटकर 2 उसके भाग हो जाते हैं, 2 नए प्रोडक्ट बनते हैं। तो रिएक्टेंट स्प्लिट्स इनटू 2 न्यू प्रोडक्ट, यानी कि इसके 2 नए प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे ए यहाँ पे हमारे पास कोई कंपोनेंट था जो टूटकर क्या बन गया है B प्लस C, यानी कि इससे 2 प्रोडक्ट बन गए हैं। डीकंपोजिशन रिएक्शन के कितने प्रकार के 3 प्रकार होते हैं। पहला वाला है थर्मल डीकंपोजिशन। ये किसकी वजह से होता है, हीटिंग की वजह से। अगर हम किसी भी कंपोनेंट को अगर हीट कर दे, गर्म कर दे, तो वो डीकंपोजिशन रिएक्शन हो जाएगी थर्मल वाली, बराबर। तो यहाँ पे CaCO3 है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइमस्टोन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं लाइमस्टोन, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे ही इसका हम लोग थर्मल डीकंपोजिशन करते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो ये CaO प्लस CO2 ऐसे 2 भाग में बट जाता है, स्प्लिट हो जाता है, जिसमें से ये जो है CaUO इसको हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं क्विक लाइम, बराबर। दूसरा आता है हमारा फोटोलिटिक डीकंपोजिशन। फोटोलिटिक जो डीकंपोजिशन होता है इट इज कैरिड आउट बाय सनलाइट, यानी कि इसको करने के लिए हमको सनलाइट की, सूर्य प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। इसका एग्जांपल देखो, जैसे कि हमारे पास AgCl का सॉल्यूशन है या फिर AgBr का सॉल्यूशन है, जैसे ही हम लोग उसको सनलाइट में लाते हैं, जैसे ही हम उसको सनलाइट के कांटेक्ट में लाएंगे तो Ag और Cl ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ऐसे ही थर्ड वन है फोटोलिटिक डीकंपोजिशन। फोटोलिटिक डीकंपोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इसके लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि अगर पानी का कोई एटम है, पानी का कोई H2O है, तो उसको हम लोग जैसे ही उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे
तो वो बन जाएगा H2 प्लस O2। वो क्या बन जाता है? H2 प्लस O2। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन करने के लिए, फोटोइलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन करने के लिए हमारे पास हमको इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बनाने पड़ते हैं, जिसके अंदर दो रोड होती है, एक को हम लोग बोलते हैं एनोड और एक को हम लोग बोलते हैं कैथोड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैथोड। इन दोनों को हमको इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करना पड़ता है, इसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के कांटेक्ट में ला देते हैं। एनोड होता है पॉजिटिव और कैथोड होता है नेगेटिव। पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करता है। तो एनोड के पास O2 आता है और कैथोड के पास H प्लस आता है। इस प्रकार से ये प्रोसेस होती है और इसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, इसके अंदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, यानी कि जो ज्यादा सक्रियता वाला एलिमेंट होता है वो कम सक्रियता वाले को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। यहाँ पर जो Zn है वो हाईली रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है इन कंपेयर टू हाइड्रोजन, इसलिए उसने उसकी जगह को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया, उसको उसकी जगह से हटा दिया। इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन कंपाउंड्स, यानी कि आयन के जो भी कंपाउंड्स हैं वो क्या है? अपने म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाता है, जैसे कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ और नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ इंटरचेंज हो जाता है और नए प्रोडक्ट्स को बना देता है। देखो जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले, अगर Na2SO4 का उसके साथ में हमने ले लिया है BaCl2। अब क्या होता है? सोडियम पॉजिटिव होता है और क्लोरीन नेगेटिव होता है, तो ये लोग आपस में मिक्स होकर 2NaCl बनाते हैं। और क्या बचा हमारे पास? SO4 नेगेटिव होता है और Ba पॉजिटिव होता है, तो ये लोग बना देते हैं BaSO4। इसी को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपने बर्निंग ऑफ कोल तो सुना होगा, कोयले को जलाना। जब कोयला जलता है तो उससे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हमको हीट रिलीज होती है। तो ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हीट रिलीज हो, प्रोडक्ट बनाने के टाइम पे हीट बहुत ज्यादा रिलीज हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसका एग्जांपल आप लोग नीचे देख रहे हो कि C+O2 गिव्स CO2। इसको बोलते हैं बर्निंग ऑफ कोल। सेकंड हमारे पास है ऊष्माशोषी रिएक्शन, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके अंदर हमको किसी भी प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए, किसी भी उत्पाद को बनाने के लिए हीट की जरूरत होती है, हमको हीट की रिक्वायरमेंट होती है। जिसका एग्जांपल आप लोग देख सकते हो कि H2O है, उसको अगर हमको ब्रेक डाउन करना है तो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस हम लोग कर सकते हैं, हीट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इन सबसे हम लोग ये प्रोसेस को कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती हैं, ऑक्सीकरण प्रक्रिया और अपचयन प्रक्रियाएं क्या होती हैं। तो देखो ऑक्सीकरण मतलब क्या होता है? जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो, यानी कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या तो फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन दूर हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। जैसे कि आप नीचे एग्जांपल में देख सकते हो कि Cu प्लस O दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? CuO, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन Cu के साथ में जुड़ रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। रिडक्शन रिएक्शन क्या है? रिडक्शन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर ऑक्सीजन दूर हो और हाइड्रोजन ऐड हो जाए। इसका एग्जाम्पल भी आप लोग नीचे देख सकते हैं। अब ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और जिसके अंदर रिडक्शन भी हो रहा हो, दोनों एक साथ में हो रहे हो, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? यानी कि अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो रहे हैं तो ऐसी केमिकल इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इसका एग्जांपल भी आप लोग नीचे देख सकते हो कि किस तरह से एक साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है और एक साइड से हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आपका यही मेटल जब पानी के, ऑक्सीजन के और एसिड वगैरह के मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो उसकी जो लेयर है वो खराब होने लग जाती है, उसके कलर में चेंज होने लग जाता है। बस इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोरोजन। अब ये कोरोजन होता कैसे है? तो जैसे कि तुम लोगों ने देखा कि बारिश के पानी की वजह से, अभी कोई भी पानी की वजह से जैसे ही किसी के भी कांटेक्ट में आता है तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और जो लेयर है वो खराब होने लग जाती है। ये इसका एग्जांपल है। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, आपने देखा होगा कि लोहे पे जंग लग जाता है, उसका कलर चेंज होता है, वो धीरे धीरे सड़ने लग जाता है, खराब होने लग जाता है। चांदी में आपने देखा होगा कि सिल्वर पे ब्लैक कलर के लेयर आने लग जाते हैं, ये सब इसी की वजह से होता है। अब इसको अगर हमको रोकना है, अगर हमको कोरोजन को कम करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अब ये कोरोजन से कैसे बचना है, कोरोजन होने से हम लोग कैसे, संक्षारण से कैसे, जंग लगने से कैसे हम लोग बचा सकते हैं? तो कोई भी मेटल है उस पर हम लोग को ऑयलिंग कर देनी चाहिए या फिर उसके ऊपर पेंटिंग कर देनी चाहिए, पेंट लगा देना चाहिए, या तो फिर हम लोग यूज कर सकते हैं कोटिंग का, किसी और लेयर की कोटिंग जिसके कारण ऑक्सीजन उससे रिएक्शन करे, अपने मेटल से रिएक्शन ना करे। इसके अलावा हम लोग गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। तो ये सारी प्रोसेस से हम लोग अपने जो भी मेटल्स हैं उनको क्या कर सकते हैं? कोरोजन से, संक्षारण से बचा सकते हैं। थोड़ा सा हेल्थ इशू होने की वजह से मैं आज क्लास पे वीडियो नहीं बना रहा हूँ और बाहर थोड़ी बारिश भी हो रही है। तो देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और सबसे लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, वो है रेंसिडिटी।
तो रेंसिडिटी क्या होता है? तो व्हेन फैट एंड ऑयल रिएक्ट विथ एयर एंड वाटर टू प्रोड्यूस बैड स्मेल एंड टेस्ट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। यानी कि जब हमारा फूड जो फैट और ऑयल को कंटेन करता है, अगर उसका रिएक्शन एयर या वाटर के साथ हो जाए, इनडायरेक्टली अगर हम लोग बोले अगर उसका ऑक्सीडेशन हो जाए, तो वो क्या करता है? बैड स्मेल प्रोड्यूस करता है, यानी कि उसकी स्मेल खराब लगने लग जाती है और उसका जो टेस्ट है, जो हम लोग टेस्ट आता है, वो भी क्या हो जाता है? एकदम खराब हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। इसको हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि हमारा खाना है वो खराब हो गया, या फिर हमारा खाना या फिर जो भी फूड है वो कैसा है? सड़ गया। अगर अब ये ऐसा हो जाए, तो इससे हमको अगर बचना है, अगर हमको हमारी चीज खराब नहीं होने देनी, हमको रेंसिडिटी नहीं होने देना, तो हम लोग को क्या क्या प्रिजर्वेशन करने चाहिए? तो देखो, प्रिजर्वेशन ऑफ रेंसिडिटी में क्या क्या है? तो सबसे पहले हमको एंटीऑक्सीडेंट यूज कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? जो हमारा ऑयल वाला फूड है उसमें प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ यूज करें, एंटीऑक्सीडेंट उसमें ऐड कर दे। सेकंड नंबर है वैक्यूम पैकिंग। अगर हम लोग वैक्यूम पैकिंग कर दे, यानी कि हवा उसके अंदर एयर टाइट पैकिंग कर दे, हवा आना जाना नहीं चाहिए। तीसरा हमारे पास कि ऑयल फूड्स आर फ्लश्ड विद इनर्ट गैस लाइक नाइट्रोजन। अगर हम लोग अगर जो हमारा जो ऑयल का फूड है उसको हम लोग किसके साथ में ऐड कर दे? नाइट्रोजन गैस के साथ में, तो जिसके कारण वो खराब होगा नहीं। अगर हमारा जो फैट वाला चीज है, अगर हमको उसको ज्यादा टाइम तक प्रिजर्व करके रखना है, लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करके रखना है, तो हम लोग किसका यूज कर सकते हैं? हाइड्रोजन का। और सबसे लास्ट जो कॉमन हम लोग घर में भी यूज करते हैं, तो तुम लोग ने देखा भी होगा कि रेफ्रिजरेशन, यानी कि हम लोग फ्रिज वगैरह में अपना सामान रखते थे, तो जिससे वो जल्दी खराब होता नहीं है और काफी टाइम तक चल जाता है। तो ये चैप्टर यहाँ पर एंड होता है।